स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में रहने वाली विवाहिता गीता के नाजायज संबंध पड़ोसी कालूचरण से हो गए थे, जिसकी वजह से उसने अपने पति घनश्याम से भी दूरी बना ली थी। इसी दौरान ऐसा क्या हुआ कि कालूचरण ने गीता को सबक सिखाने के लिए उसकी 6 साल की बेटी गुनीशा की हत्या कर दी। 29 मई बुधवार को कोटा के तुल्लापुर स्थित पुरानी रेलवे कॉलोनी के सेक्टर 3 के क्वार्टर नंबर 169 से गुनीशा नाम की 6 साल की बच्ची गायब हो गई। ये क्वार्टर श्रीकिशन कोहली का था, जो रेलवे कर्मचारी था। 6 वर्षीय गुनीशा श्रीकिशन की बेटी गीता की बेटी थी। रात को जब परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में थे, तभी कोई गुनीशा को उठा ले गया था। बच्ची के गायब होने से सभी हैरान थे, क्योंकि गीता अपनी बेटी गुनीशा के साथ दालान में सो रही थी। क्वार्टर का मुख्य दरवाजा बंद था, किसी के भी अंदर आने की संभावना नहीं थी। श्रीकिशन के क्वार्टर में शोर शराबा हुआ तो अड़ोस पड़ोस के सब लोग एकत्र हो गए। पता चला घर में 9 सदस्य थे, जिनमें गुनीशा गायब थी। जिस दालान में ये लोग सो रहे थे, उसके 3 कोनों में कूलर लगे थे। रात में करीब 1 बजे गीता की मां पुष्पा पानी पीने उठी तो उसने गुनीशा को सिकुड़ कर सोते देखा। कूलरों की वजह से उसे ठंड लग रही होगी, ये सोचकर पुष्पा ने उसे चादर ओढ़ा दी और जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। रात को 3:30 बजे गीता जब बाथरूम जाने के लिए उठी तो बगल में लेटी गुनीशा को गायब देख चौंकी। उसने मम्मी पापा को उठाया। उनका शोर सुनकर बाकी लोग भी उठ गए। गुनीशा को घर के कोने कोने में ढूंढ लिया गया, लेकिन वो नहीं मिली। उन लोगों के रोने चीखने की आवाजें सुनकर पास पड़ोस के लोग भी आ गए। मासूम बच्चियों के साथ हो रही दरिंदगी की सोचकर लोगों ने श्रीकिशन कोहली को सलाह दी कि हमें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए। पड़ोसियों और घर वालों के साथ श्रीकिशन कोहली जब रेलवे कॉलोनी थाने पहुंचा, तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। गुनीशा की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी अनीस अहमद ने इसकी सूचना एसपी सुधीर भार्गव को दी और श्रीकिशन के साथ पुलिस की एक टीम घटनास्थल की छानबीन के लिए भेज दी। अनीस अहमद ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देते हुए अलर्ट भी जारी करवा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पूरे मकान को खंगाला। पुलिस टीम को श्रीकिशन की इस बात पर नहीं हुआ कि मकान का मुख्य दरवाजा भीतर से बंद रहते कोई अंदर नहीं आ सकता। लेकिन जब पुलिस की नज़र पिछले दरवाजे पर पड़ी तो उनकी धारणा बदल गई। पिछले दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। दरवाजा तकरीबन आधा खुला हुआ था। 3 कमरों वाले उस क्वार्टर में एक रसोई के अलावा बीच में दालान था। मकान की छत भी करीब 10 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। पूरे मकान का मुआयना करते हुए एसआई मुकेश की निगाहें बार बार पिछले दरवाजे पर ही अटक जाती थीं। इसी बीच एक पुलिसकर्मी रामतीर्थ का ध्यान छत की तरफ गया तो उसने श्रीकिशन से छत पर जाने का रास्ता पूछा, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं है। आखिर पुलिसकर्मी कुर्सी लगाकर छत पर पहुंचा तो उसे पानी की टंकी नजर आई। उसने उत्सुकतावश टंकी का ढक्कन उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। रस्सियों से बंधा बच्ची का शव टंकी के पानी में तैर रहा था। बच्ची की लाश देखकर पुलिसकर्मी रामतीर्थ वहीं से चिल्लाया, सर, बच्ची की लाश टंकी में पड़ी है। रामतीर्थ की बात सुनकर सन्नाटे में आए एसआई मुकेश तुरंत छत पर पहुंच गए। ये रहस्योद्घाटन पूरे परिवार के लिए बम विस्फोट जैसा था। बालिका की हत्या और शव की बरामदगी की सूचना मिली तो थाना प्रभारी अनीस अहमद भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बच्ची का गला किसी बनियानुमा कपड़े से बुरी तरह कसा हुआ था। गुनीशा की हत्या ने घर में हाहाकार मचा दिया। ये खबर कॉलोनी में आग की तरह फैली। पुलिस टीम ने गुनीशा के शव को कब्जे में कर तत्काल रेलवे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद पुलिस ने यह मामला धारा 302 में दर्ज कर लिया। एडिशनल एसपी राजेश मील और डीएसपी भगवत सिंह हिंगड़ भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचे अपराध विशेषज्ञों तथा डॉग स्क्वाड टीम की भी सहायता ली, लेकिन ये प्रयास निरर्थक रहे। न तो अपराध विशेषज्ञ घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट ही उठा सके और न ही खोजी कुत्ते कोई सुराग ढूंढ सके। लेकिन एडिशनल एसपी राजेश मील को 3 बातें चौंकाने वाली लग रही थी। पहली यह कि जब घर में पालतू कुत्ता था तो वह भौंका क्यों नहीं। इसका मतलब बच्ची का अपहर्ता परिवार के लिए कोई अजनबी नहीं था। दूसरी बात यह थी कि गीता का अपने पति घनश्याम यानी गुनीशा के पिता से तलाक का केस चल रहा था। कहीं इस वारदात के पीछे घनश्याम ही तो नहीं था। श्रीकिशन कोहली ने भी घनश्याम पर ही शक जताया। उसने मौके से 3 मोबाइल फोन के गायब होने की बात बताई।
राजेश मील यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उन मोबाइलों में क्या राज छिपा था कि किसी ने उन्हें गायब कर दिया। गुरुवार 30 मई को पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव घर वालों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची का गला घोटा जाना ही मृत्यु का मुख्य कारण बताया गया। जिस निर्ममता से बच्चों की हत्या की गई थी, उसका सीधा मतलब था कि किसी पारिवारिक रंजिश के चलते ही उसकी हत्या की गई थी। पुलिस अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद एसपी सुधीर भार्गव ने एडिशनल एसपी राजेश मील के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिसमें डीएसपी भगवत सिंह हिंगर, रोहिताश कुमार और सीआई अनीस अहमद को शामिल किया गया। पूरे घटनाक्रम का अध्ययन करने के बाद एसपी राजेश मील ने हर कोण से जांच करने के लिए पहले श्रीकिशन के उन नाते रिश्तेदारों को छांटा जो परिवार के किसी भले बुरे को प्रभावित कर सकते थे। साथ ही इलाके के ऐसे बदमाशों की लिस्ट भी तैयार की जिनकी वजह से परिवार के साथ कुछ अच्छा बुरा हो सकता था। पुलिस ने गीता से उसके पति घनश्याम से चल रहे विवाद के बारे में पूछा तो वह सुबकते हुए बोली, वो शराब पीकर मुझसे मारपीट करता था, इसलिए मुझे उससे नफरत हो गई थी। मैं तलाक देकर उससे अपना रिश्ता खत्म कर लेना चाहती थी। उसका कहना था कि उसकी वजह से मैं पहले ही अपनी एक औलाद खो चुकी हूं। ये बात संदेह जताने वाली थी, इसलिए डीएसपी भगवत सिंह हिंगर ने फौरन पूछा, क्या घनश्याम पहले भी तुम्हारे बच्चे की हत्या कर चुका है? गीता ने जवाब दिया तो हिंगर हैरान हुए बिना नहीं रहे। उसने बताया, साहब जी, उसके साथ लड़ाई झगड़े के दौरान मेरा गर्भपात हो गया था। पुलिस संभवतः इस विवाद की छानबीन कर चुकी थी, इसलिए हिंगर ने पूछा कि तुमने तो घनश्याम के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा रखा है। गीता जवाब देने के बजाय इधर उधर देखने लगी तो हिंगर को लगा कि कुछ न कुछ ऐसा है जिसे छिपाया जा रहा है। थाने में चली लगातार 12 घंटे की पुलिस पूछताछ में श्रीकिशन ये तो नहीं बता पाया कि गुनीशा के गले में कसा पाया गया बनियान किसका था, लेकिन 2 बातें पुलिस के लिए काफी अहम थीं। पहली, जब आरोपी गुनीशा को उठाकर ले जा रहा था तो उसने चीखने चिल्लाने की कोशिश की होगी, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई क्यों नहीं दी? इस सवाल पर श्रीकिशन सोचते हुए बोला, साहब जी, आवाज तो जरूर हुई होगी, लेकिन अपहरण करने वाले ने बच्ची का मुंह दबा दिया होगा। ये भी संभव है कि हल्की फुल्की चीख निकली भी होगी, तो 3 कूलरों की आवाज में सुनाई नहीं दी होगी। पुलिस ने श्रीकिशन से पूछा कि मौके से जो 3 मोबाइल गायब हुए वे किस किस के थे। इस बात पर श्रीकिशन ने भी हैरानी जताई। फिर उसने बताया कि उसका, गीता का और उसके बेटे राजकुमार के मोबाइल गायब थे। पुलिस अधिकारियों ने घटना के समय घर में मौजूद सभी परिजनों के अलावा अन्य नाते रिश्तेदारों, इलाके में नामजद अपराधियों सहित करीब 100 लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाए। संदेह के घेरे में आए गीता के पति घनश्याम की टोह लेने के लिए थाना प्रभारी अनीस अहमद गुरुवार 30 मई को तड़के उडिया बस्ती स्थित उसके घर जा पहुंचे। उसका पता भी श्रीकिशन कोली ने ही बताया था। पुलिस जब घनश्याम तक पहुंची तो वो अपने घर में सो रहा था। इतनी सुबह आधी अधूरी नींद से जगाए जाने और एकाएक सिर पर खड़े पुलिस दस्ते को देखकर घनश्याम के होश फाख्ता हो गए। अजीबोगरीब स्थिति से हक्का बक्का घनश्याम बुरी तरह सन्नाटे में आ गया। उसके घर वाले भी जाग गए। घनश्याम के पिता मच्छूलाल और परिवार के लोगों ने ही पूछने का साहस जुटाया, साहब, आखिर हुआ क्या? क्या कर दिया घनश्याम ने? उसे जवाब देने के बजाय थाना प्रभारी अनीस अहमद ने उसे डांट दिया। मच्छूलाल ने एक बार अपने रुआ से बेटे की तरफ देखा, फिर हिम्मत करके बोला, साहब, आप बताओ तभी तो पता चलेगा। गुनीशा बेटी है ना घनश्याम की? थाना प्रभारी ने कड़कते स्वर में कहा, तुम्हारा बेटा सुबह 3 बजे उसकी हत्या करके यहां आकर सो गया। मच्छूलाल तड़प कर बोला, क्या कहते हो साहब? घनश्याम तो रात 1 बजे ही दिल्ली से आया है, वहीं नौकरी करता है। खाने पीने के बाद हमारे साथ बातें करते हुए सुबह 4 बजे सोया था। थाना प्रभारी अनीस अहमद के चेहरे पर असमंजस के भाव तैरने लगे, लेकिन उनका शक नहीं गया। उन्होंने घनश्याम को थाने चलने को कहा। घनश्याम के साथ तमाम लोग थाने आए। भीड़ में उन्हें दिलीप नामक शख्स एतबार के काबिल लगा। उसका कहना था, साहब, खून खराबा घनश्याम के बस का नहीं है। ये तो अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसके बारे में बुरा करना तो दूर, सोच भी नहीं सकता। वैसे भी ये दिल्ली रेलवे में नौकरी करता है, कल रात ही तो आया था। नहीं साहब, किसी ने आपको गलत सूचना दी है। घनश्याम के पक्ष की बातें सुनकर अनीस अहमद को उसकी डोर ढीली छोड़ना ही बेहतर लगा। उन्होंने उसे अगले दिन सुबह आने को कहकर जाने दिया। शुक्रवार 31 मई को घनश्याम नियत समय पर थाने पहुंच गया। इससे पहले कि पुलिस उससे कुछ पूछती, उसकी आंखों में आंसू आ गए। साहब, गीता से तो मेरी नहीं पटी, पर अपनी बेटी गुनीशा से मुझे बहुत प्यार था। मुझे गीता से अलग होने का कोई दुख नहीं था, लेकिन मुझे बेटी गुनीशा की बहुत याद आती थी। इतना घिनौना काम तो मैं करने का सोच भी नहीं सकता।
तुम्हारे बीच अलगाव कैसे हुआ? पूछने पर घनश्याम कुछ देर जमीन पर नजरें गड़ाए रहा। उसने दबदबाए आंखों को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, सर, छोटी तनख्वाह में बड़े अरमान कैसे पूरे हो सकते हैं? कोटा शहर में रेलवे कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवास 2 कॉलोनियों में बंटे हुए हैं। अधिकारी और उनके मातहत कर्मचारी नई कॉलोनी में रहते हैं। ये कॉलोनी कोटा रेलवे जंक्शन से सटी हुई है। नई कॉलोनी करीब 2 रकबों में फैली है, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नजदीक की तुल्लापुर इलाके में आवास आवंटित किए गए हैं। रेलवे स्टेडियम के निकट बनी इस कॉलोनी को पुरानी रेलवे कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। लगभग 300 क्वार्टरों वाली इस कॉलोनी में क्वार्टर नंबर 169 में श्रीकिशन रह रहा था। श्रीकिशन की पत्नी का नाम पुष्पा था। इस दंपति के गीता और मीनाक्षी 2 बेटियों के अलावा 2 बेटे राजकुमार और राहुल थे। श्रीकिशन की संगीता और जयमा नाम की 2 बहनें भी थीं। दोनों बहनें विवाहित थीं, लेकिन घटना के दिन श्रीकिशन के घर आई हुई थीं। लगभग 25 साल की सबसे बड़ी बेटी गीता विवाहित थी। लापता हुई 6 वर्षीय गुनीशा उसी की बेटी थी। करीब 7 साल पहले गीता का विवाह तुल्लापुरा के निकट ही उडिया बस्ती में रहने वाले मच्छूलाल के बेटे घनश्याम से हुआ था। घनश्याम दिल्ली स्थित तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर नौकरी कर रहा था। घनश्याम और गीता का दाम्पत्य जीवन करीब 4 साल ही ठीक ठाक चला। बाद में उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। पति पत्नी के रिश्ते इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि नौबत तलाक तक आ पहुंची। गीता पिछले 3 सालों से अपने पिता के पास कोटा में ही रह रही थी। तलाक का मामला कोटा अदालत में विचाराधीन था। गीता ने कोटा के महिला थाने में घनश्याम के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज करा रखा था। छानबीन के इस दौर में पुलिस के सामने 3 बातें आईं। इन गुत्थियों को सुलझाकर ही हत्यारे तक पहुंचा जा सकता था। पहली यह कि आरोपी जो भी था, घर के चप्पैचपे से वाकिफ था। ऐसा कोई परिवार का सदस्य भी हो सकता था और परिवार से बेहद घुला मिला व्यक्ति भी, जिस निर्दयता से मासूम बच्ची की हत्या की गई थी, निश्चित रूप से वह गीता से गहरी नफरत करता होगा। गीता ज्यादा कुछ बोलने बताने की स्थिति में नहीं थी। वो सदमे में थी और बार बार बेहोश हो रही थी। वैवाहिक विवाद की स्थिति में घनश्याम सबसे ज्यादा संदेहास्पद पात्र था। पुलिस ने हर कोण और हर तरह से उससे पूछताछ की, लेकिन वो कहीं से भी अपराधी नहीं लगा। आखिर उसे इस हिदायत के साथ जाने दिया गया कि वो पुलिस को बताए बिना कोटा से बाहर न जाए। राजेश मील को ये बात बार बार कचोट रही थी कि गीता जवान है, कमोबेश खूबसूरत भी है, लेकिन ऐसा क्या था कि अपनी बसेबसाई गृहस्थी छोड़कर पिता के पास रह रही थी। पति घनश्याम के बारे में जो जानकारी पुलिस ने जुटाई थी, उससे उसका हत्या का कोई ताल्लुक नहीं दिखाई दे रहा था। इस बीच पुलिस को यह भी पता चल चुका था कि वो सीधा साधा नेकनीयत का आदमी था। इतना सीधा कि उसे कोई भी घुड़की देकर डरा धमका सकता था। सवाल यह था कि दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए क्या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा भी था? ऐसे किस्से की तस्दीक तो मोबाइल ही हो सकती है। लिहाजा राजेश मील ने फौरन सीआई को हिदायत देते हुए कहा, अनीस, गीता के गायब हुए मोबाइल का नंबर है ना तुम्हारे पास? फौरन उसकी कॉल डिटेल्स ट्रेस करने का बंदोबस्त करो। अनीस अहमद फौरन इस काम पर लग गए। कॉल ट्रेसिंग के नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। अनीस अहमद ने जो कुछ बताया, उसने एसपी राजेश मील की आंखों में चमक पैदा कर दी। गीता के मोबाइल की मौजूदगी दिल्ली के तुगलकाबाद में होने की तस्दीक कर रही था। साफ मतलब था कि आरोपी दिल्ली के तुगलकाबाद में मौजूद था। सीआई अनीस अहमद के नेतृत्व में दिल्ली पहुंची पुलिस टीम ने जो जानकारी जुटाई, उसके मुताबिक आरोपी का नाम कालूचरण बेहरा था। कालूचरण को पुलिस ने घनश्याम के पुल प्रहलादपुर स्थित घर के पास वाले मकान से धर दबोचा। कालूचरण घनश्याम का पड़ोसी निकला। गीता के दिल्ली में रहते हुए कालूचरण से प्रेमिल संबंध बन गए थे। घनश्याम और गीता के बीच अलगाव की बड़ी वजह ये भी थी। दिल्ली गई पुलिस टीम ने घनश्याम के मकान सहित अन्य जगहों से कई महत्वपूर्ण सुराग एकत्र किए। कालूचरण दिल्ली स्थित कौनकोर में ऑपरेटर था। पुलिस कालूचरण बेहरा को दिल्ली से हिरासत में लेकर सोमवार 3 जून को कोटा पहुंची। यहां शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी दिखाकर मंगलवार 4 जून को न्यायालय में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर ले लिया। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में मासूम गुनीशा की हत्या को लेकर कालूचरण ने जो खुलासा किया, वो चौंकाने वाला था। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में घनश्याम के पड़ोस में रहने के दौरान ही कालूचरण के घनश्याम की पत्नी गीता से प्रेमिल संबंध बन गए थे। गीता के कोटा चले जाने के बाद भी कालू कोटा आकर गीता से मिलता जुलता रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गीता के किसी अन्य युवक से संबंध बन गए थे। नतीजतन उसने कालू से कन्नी काटनी शुरू कर दी थी। कालू ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उसे बुरी तरह दुत्कार दिया था। बेवफाई और अपमान की आग में सुलगते कालू ने गीता को सबक सिखाने की ठान ली।
इस रंजिश की बलि चढ़ी मासूम गुनीशा। पड़ोसी होने के नाते घनश्याम और कालू के बीच अच्छा दोस्ताना था। पति पत्नी के बीच अक्सर होने वाले झगड़े में कालू गीता का पक्ष लेता था। नतीजतन गीता का झुकाव कालू की तरफ होने लगा। गीता का रंगरूप बेशक गेहुआ था, लेकिन भरे हुए बदन की गीता के नैननक्श काफी कटीले थे। कालू से निकटता बढ़ी तो गीता पति की अनुपस्थिति में कालू के कमरे पर भी आने लगी। यहीं दोनों के बीच अनैतिक संबंध बने। अनैतिक संबंध बनाने के लिए कालू ने उसे अपने प्यार का भरोसा दिलाते हुए कहा था कि वह शादी नहीं करेगा और सिर्फ उसी का होकर रहेगा। दिल्ली में पति पत्नी के बीच झगड़े इस कदर बढ़े कि गीता ने घनश्याम को छोड़ने का फैसला कर लिया और बेटी गुनीशा को लेकर कोटा आ गई। पिता के लिए बेटी का साझा दुख था, इसलिए उसने भी बेटी का साथ दिया। ये 3 साल पहले की बात है। इस बीच गीता ने घनश्याम पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था। यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। गीता के कोटा आ जाने के बावजूद कालू के साथ उसके संबंध बने रहे। कालू अक्सर कोटा आता रहता था और 4 से 5 दिन गीता के घर पर ही रुकता था। कालू ने गीता को खुश रखने के लिए पैसे लुटाने में कोई कसर नहीं रखी थी। पिछले करीब 6 महीने से कालू को अपने और गीता के रिश्तों में कुछ असहजता महसूस होने लगी। दिन में 10 बार फोन करने वाली गीता न सिर्फ उसका फोन काटने लगी थी, बल्कि अपने फोन को व्यस्त भी दिखाने लगी थी। कालू ने गीता की बेरुखी का सबब जानने की जुगत लगाई तो पता चला कि उसकी माशूका किसी और के हाथों में खेल रही है। उसने अपने रसूखों से इस बात की तस्दीक भी कर ली। हालात भांपने के लिए जब वो कोटा पहुंचा तो गीता में पहले जैसा जोश नहीं था। उसने कालू को यहां तक कह दिया कि अब वो यहां न आया करे। गुस्से में उबलता हुआ कालू दिल्ली लौटा तो इसी उधेड़बुन में जुट गया कि गीता को कैसे उसकी बेवफाई का ताजिंदगी याद रखने वाला सबक सिखाए। उसने गीता की बेटी और पूरे परिवार की चहेती गुनीशा को मारने का ताना बाना बुन लिया। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वो 29 मई की रात को ट्रेन से कोटा आया। घर का चप्पा चप्पा उसका देखा हुआ था। 30 मई की देर रात वो करीब 2 बजे पीछे के रास्ते से घर में घुसा और सबसे पहले उसने तख्त पर पड़े तीनों मोबाइल कब्जे में किए। फिर गीता के पास सोई गुनीशा को चद्दर समेत ही उठा लिया। नींद में गाफिल गुनीशा कुनमुनाए भी, लेकिन कालू ने उसका मुंह बंद कर दिया। कूलरों के शोर में वैसे भी गुनीशा की कुनमुनाहट दब गई। गुनीशा का गला घोंटकर टंकी में डालने की योजना वो पहले ही बना चुका था। छत पर जाने का रास्ता भी उसे पता था। गुनीशा को दबोचे हुए वो छत पर पहुंचा। अलगनी से उठाई गई बनियान से उसका गला घोंटकर कालू ने उसे पानी की टंकी में डाल दिया। फिर वो जिस खामोशी से आया था उसी खामोशी से बाहर निकल गया। मोबाइल इस मंशा से उठाए थे ताकि इस बात की तह तक पहुंचा जा सके कि गीता के आजकल किससे संबंध थे, लेकिन मोबाइल ही उसकी गिरफ्तारी का कारण बन गए। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।